कई ऐसे वोटर्स होते हैं खास करके जो महागठबंधन या आरजेडी कांग्रेस के, उनका पहला एम होता है कि बीजेपी हार जाए। बाकी बाद में हम लोग देख लेंगे आपस में। अच्छा, विधानसभा चुनाव के दौरान जब बिहार में हुए, जब नितिन नवीन जी वहां से लड़ रहे थे, उसी सीट पर अगर प्रशांत किशोर लड़ते तो क्या जीत पाते? सर, एक चीज मैं प्रिंसिपली बहुत हमेशा से मानता हूं कि राजनीति में जितने ज्यादा लोग आए उतना अच्छा है। देश के लिए, समाज के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। जो भी लोग, ठीक है, उनके पर्सनल सेंसिटिविटीज हो सकते हैं, उनके व्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि आरक्षण को एकदम खत्म कर दो, जीरो कर दो, एक तो वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है, वो सही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, और उससे फिर आप वो जो एक समाज में डिवाइड है उसको बढ़ा ही रहे हैं, कुछ फायदा नहीं कर रहे हैं किसी का। ना जातियां खत्म होने वाली है, मेरी जो भी समझ है एटलीस्ट 100 ईयर्स तक नहीं खत्म होने वाली, बहुत क्लियर। बिहार में बांकीपुर का चुनाव संपन्न हो गया है। बीजेपी चुनाव वहां से हार गई है। इस बात को भी कई हफ्ते हो गए। बिहार की बात हो और उसके साथ झारखंड, जाति, पलायन और बदलाव की राजनीति की चर्चा न हो तो तस्वीर अधूरी रह जाती है, रह जाएगी। बिहार और झारखंड सिर्फ दो राज्य नहीं हैं, बल्कि इतिहास, समाज, पहचान और राजनीतिक बदलाव की एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियां हैं। एक तरफ जातीय समीकरण है, दूसरी तरफ बेहतर भविष्य की तलाश में लगातार होता पलायन। झारखंड में भी, बिहार में भी। वैसे इन दो राज्यों के अलावा कई और राज्यों से भी। और इसी बीच सवाल है कि क्या बदलाव की जो बयार बह रही है झारखंड में भी, बिहार में भी, वो सचमुच स्थायी है या फिर चुनावी मौसम के साथ इसकी दिशा बदल जाएगी, इसका मिजाज बदल जाएगा। आज इन तमाम सवालों को के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक लेखक की नज़र से और पार्टी के प्रवक्ता की नज़र से, कार्यकर्ता की नज़र से। हमारे साथ हैं मृत्युंजय शर्मा, जो राजनीति में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन लेखक के तौर पर समाज और समय को भी करीब से देखते हैं, लेखक के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। उनसे बात होगी बिहार और झारखंड की बदलती तस्वीर, जाति की राजनीति, पलायन, विकास, युवा और उस बदलाव की जिसकी चर्चा तो खूब है, लेकिन जिसका असर ज़मीन पर कितना और कितने समय तक रहेगा, ये बड़ा सवाल है। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं टॉक इट आउट। आपका स्वागत करता हूं। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। बात सबसे लेटेस्ट जो अभी हैपनिंग है वो है बांकीपुर का चुनाव। जो बांकीपुर का चुनाव एक एमएलए का चुनाव नहीं है, एक मैसेज है, संदेश है बिहार के लिए भी। और बिहार और झारखंड में कोई ज़्यादा बहुत डिफरेंस हम नहीं करते, शायद आप भी नहीं करते होंगे। मिजाज दोनों का एक है, कल्चर सेम है, भाषा एक है, आदतें एक है, ज़िद एक है, सब कुछ एक है, कोई फ़र्क नहीं है। भूगोल एक है। ब्रोकन प्रोमिसेस किताब आपने लिखी, बड़ी चर्चा हुई उस किताब की, मैंने भी पढ़ी उस किताब को। राजनीति, अपराध और जाति, ये डोमिनेट करता है बिहार में भी, झारखंड में भी, मोर और लेस। आज बिहार के चुनाव के बाद की बात हम बैठे हैं, हम लोग बिहार के चुनाव से करीब 8-10 महीने दूर बैठे हैं, जब चुनाव हो चुका है। जाति की राजनीति, जाति से शुरू करते हैं। जाति की राजनीति जो बांकीपुर के चुनाव में जो बानगी देखने को मिली, जहाँ पे सभी वो जातियाँ भी वोट की प्रशांत किशोर को, जो कल तक बीजेपी का वोट बैंक समझी जाती थी। तो राजनीति जात की कमज़ोर हुई है, और या सिर्फ आपको लगता है कि ये एक वक्ती हालात है और नीचे से सब कुछ वैसा ही है, ऊपर से बदला हुआ दिख रहा है? सर, बांकीपुर का रिजल्ट अगर देखेंगे तो जैसे बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। मैं उसको बहुत कास्ट बेस्ड चुनाव नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कास्ट लाइंस पे लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वोट करना है। रादर जो वोटिंग ब्लॉक आपको दिखेगा, वो उसको शायद आप अगर ऐसे डिफाइन करेंगे तो प्रो चेंज वाला एक वोटिंग ब्लॉक था जिसने किया। उसमें सारी जाति धर्म के आपको लोग मिलेंगे। दूसरा, एक जो समीकरण बन के निकला वहां पे, जहां पे एक बदलाव भी लोग चाह रहे थे, और दूसरा जो आरजेडी के कोर वोटर्स थे, जो महागठबंधन के, वो ये देख रहे थे कि हमारा वाला कैंडिडेट तो किसी हाल में नहीं जीतने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, कोई नयापन भी नहीं है उसमें। तो उन लोगों ने कहा कि क्यों ना ये जो तीसरा वाला कैंडिडेट आया है, इसको थोड़ा हम बैक करते हैं और इसको जिताते हैं। क्योंकि कई ऐसे वोटर्स होते हैं खास करके जो महागठबंधन या आरजेडी कांग्रेस के, उनका पहला एम होता है कि बीजेपी हार जाए। बाकी बाद में हम लोग देख लेंगे आपस में। अच्छा। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि मुस्लिम्स में भी इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया, जो आप उनको कोर वोटर्स मानते हैं आरजेडी या कांग्रेस का।
तो इस कारण से वो उस सीट का समीकरण मैं बोलूँगा, क्या इसके साथ ही अगर आप लेट से या अभी आप 10 और विधानसभाओं में अगर चुनाव करवा दे बिहार में, तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी के दूसरे कैंडिडेट भी जीत जाएंगे? मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डाउट लगता है। इसी सीट पर या प्रशांत किशोर नहीं होकर जनस्वराज के कोई और कैंडिडेट होते तो क्या जीत जाते? मुझे फिर से बहुत डाउट लगता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे जाति की राजनीति या जो ट्रेडिशनल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जो कास्ट जिनको वोट करते हैं, जिनके साथ अलाइन करते हैं, ऐसा टूटा नहीं है। कभी कभी ग्रीवांसेस होते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक इलेक्शन में आपको दिखेगा, एक स्पेसिफिक जगह पे दिखेगा, वो कई बार अपना ग्रीवांस रजिस्टर कराने के लिए भी वोट करते हैं। देश की सबसे ताकतवर पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वहाँ का एमपी बीजेपी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, लोकल कैंडिडेट वहाँ की जाति समीकरण को सूट करता है। एक तरफ तराजू पे इन पांचों को रखिए और एक तरफ तराजू पे रखिए प्रशांत किशोर को, तो प्रशांत किशोर भारी पड़े? नहीं, फिर से सर मैं ऐसे एकदम 1 to 1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन प्रशांत किशोर कब भारी पड़े, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भारी पड़े, है ना। मान लीजिए इसी में ये विधानसभा चुनाव के दौरान जब बिहार में हुए, जब नितिन नवीन जी वहां से लड़ रहे थे, उसी सीट पर अगर प्रशांत किशोर लड़ते तो क्या जीत पाते? मैं 99% बोलूंगा नहीं जीत पाते, राइट। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जहां एक नया कैंडिडेट आए, जहां कुछ रीजंस के कारण ग्रीवांसेस हो सकते हैं, जहां पे तीसरा जो पार्टी है वो खुद वीक हो रही है तो उसके वोटर्स भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में वो जीत के आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी जीत से मैं कुछ क्रेडिट छीन रहा हूं, बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, लेकिन मैं उसका फिर ऐसे बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं दे दूंगा कि अब प्रशांत किशोर मतलब बिहार के सबसे बड़े नेता हो गए या दूसरी सीटों पे भी ऐसा करिश्मा हो जाएगा। वो शायद मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। उनका भविष्य कैसा है? सर एक चीज मैं प्रिंसिपली बहुत हमेशा से मानता हूं कि राजनीति में जितने ज्यादा लोग आए उतना अच्छा है। देश के लिए, समाज के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। सबको खुशी होनी चाहिए, उसमें भी अगर कोई पढ़ा लिखा है तो और भी अच्छा है, एकदम क्लियर है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक चीज जो अच्छी की उन्होंने कि वो पिछली बार जब इलेक्शन हार गए तो वहां से हटे नहीं, फिर भी वो अपने ग्राउंड पे करते रहे काम। ये चीज अप्रिशिएबल होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप मुझे पूछेंगे तो शायद मैं फिर से वही कह रहा हूं, जब फुलर इलेक्शंस होंगे, फुल इलेक्शंस पूरे बिहार में, तो क्या एज अ पार्टी इतना सक्सेस हो पाएगा, वो मुझे अभी भी थोड़ा दूर लगता है ना। अभी मुझे लगता है कि इनके पार्टी के सिंबल पे दूसरे कैंडिडेट्स का जीत पाना बिहार के दूसरे सीटों से अभी थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है अगले 3-4-5 सालों में वो चेंज करें, बट नॉट राइट नाउ। जाति अब भी बिहार के चुनावों में बेसिक्स है, वो सबसे ऊपर लिस्ट में उसी को रखते हैं क्या? मोटा मोटी हाँ भी बोलूँगा मैं। कभी कभी सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2010 का जो विधानसभा चुनाव है उसको मैं बोलता हूँ, उस समय लोगों ने जाति से हटके वोट दिया था नीतीश कुमार को, है ना। जाति के लाइंस पे देते तो कभी भी उतना भयंकर मैंडेट नहीं आता जो 210 के आसपास सीटें आई थी। 10 में भी जीते, 15 में, फिर 20 में। नहीं, मैं 10 की स्पेसिफिक बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंडेट जो था वो हाईएस्ट एवर, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर आया। आप देखेंगे उस समय के हिसाब से 5 का देख लीजिए कितना फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। उसके बाद 10 में, और 10 में अक्रॉस कास्ट लाइंस लोगों ने वोट दिया था। राबड़ी देवी अपनी दोनों सीट से हार गई थी, तो इसका मतलब यादव ने उनको वोट नहीं दिया था, एज क्लियर एज दैट। तो कई बार ये भी होता है कि कोई बहुत स्ट्रांग नैरेटिव अगर निकल के आ जाए तो थोड़ा सा साथ ही साथ बोल सकते हैं, थोड़ा हावी हो जाता है। जैसे वो 10 के इलेक्शन में मानता हूं जाति पे हावी हो गई थी नीतीश कुमार की विकास यात्रा, लेकिन कई बार जब वो स्ट्रांग नैरेटिव नहीं बनता है तो जाति ज्यादा हावी होगी। अभी जब हम जाति की बात कर रहे हैं, देखिए इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की, फिर से उन्होंने देश को घुमा के वहीं पहुंचाया जहां 75 साल पहले हम थे कि सब जाति जनगणना कराएंगे। ये पिटारा उन्हीं का खोला हुआ है। फैक्चुअली गलत तो नहीं हूँ मैं? ठीक, उन्हीं का। हाँ। ये इंडिया बनाने के चक्कर में उन्होंने एक तुर्रा छोड़ा था, ठीक, उसको बाकी पार्टियों ने लपक लिया और उसकी देखा देखी भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि साहब ऐसा है, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो हमारा डैमेज होगा। चलिए अब आते हैं काम की बात पे जी। 75 साल के बाद भारत में आरक्षण की जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सामाजिक असमानता को देखते हुए अभी इसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा है क्या, ये पहले से कम है? कोई जो ऑलरेडी साधन संपन्न है, जिसके घर में 10 IAS ऑफिसर हैं, जो पीढ़ियों से जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसके बच्चों को आरक्षण मिलने की कोई, आप उसको सार्थक नहीं बता सकते? जी, प्रिंसिपली जो
मेरा इस पे अंडरस्टैंडिंग है और उसके कारण जो स्टैंड है वो ये है कि जब आप पूछते हैं कि क्या आरक्षण की ज़रूरत है या रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो मैं मानता हूँ बिल्कुल है। दूसरा, जब आप पूछते हैं कि क्या रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होकर उसमें चेंजेस होने चाहिए, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसको कई बार, और मैं खास करके सोशल मीडिया डिस्कोर्स में देखता हूँ, कई बार क्या होता है कि लोग इतने एक्सट्रीम व्यूज लेके इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, और इसका सोल्यूशन इतना सिंप्लीफाइड कर देते हैं कि फिर वो प्रैक्टिकलिटी से दूर हो जाती है और फिर उसका काम सिर्फ समाज को बांटना हो जाता है। जो भी लोग, ठीक है, उनके पर्सनल सेंसिटिविटीज हो सकते हैं, उनके व्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि आरक्षण को एकदम खत्म कर दो, जीरो कर दो, एक तो वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है, वो सही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और उससे फिर आप वो जो एक समाज में डिवाइड है उसको बढ़ा ही रहे हैं, कुछ फायदा नहीं कर रहे हैं किसी का। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए बोलती हैं कि आरक्षण के लिमिट को 90% कर दो, वो भी वही काम कर रहे हैं, तो उससे भी किसी का फायदा नहीं होना है। फाइनली आप समाज की जो खाई उसको और बढ़ा रहे हैं। जब आरक्षण को एनविसाज भी किया गया था, एनविसाज इसी प्रकार से किया गया था कि 10-10 वर्ष में हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। किसी भी सिस्टम को, दुनिया के किसी भी सिस्टम को आप देख लीजिए, जब वो बनता है उसके बाद आप उसको बार बार इवैल्यूएशन करते हैं, ऑडिट करते हैं कितना इफेक्टिव है। हमारे समाज में हुआ क्या है कि वो इतना सेंसिटिव और टची टॉपिक हो गया है कि पॉलिटिशियंस उसको छूने से डरते हैं। ठीक कैसे होगा सर? बात करनी होगी, कोई भी चीज़ बात से ठीक होगी, डिस्कशन से ठीक होगी। हम और आप बात कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुल के प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे जैसे डिबेट्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ सर। मुझे लगता है 2014 या 15 के आसपास बीजेपी एनजेएसी लेके आई थी, जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वाली, जजेस के रिक्रूटमेंट की, और उसकी एक डिबेट हुई थी यहीं दिल्ली में। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे एक तरफ थे और दूसरे तरफ अरुण जेटली थे, तो गवर्नमेंट और जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1-1.5 घंटे की वो डिबेट हुई थी, इतनी सुंदर डिबेट हुई थी। तभी मैं पॉलिटिक्स से दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, मैं कॉर्पोरेट में काम करता था। मैंने पूरी डिबेट देखी, इतना प्यारा डिबेट। इनका था कि क्यों जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनका था कि क्यों बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए क्योंकि अभी वो फ्री एंड फेयर नहीं है। इस प्रकार के डिबेट्स हम लोग रिजर्वेशन पे क्यों नहीं कर सकते, और करने में क्या डर है? अगर वो जरूरी है और इफेक्टिव है तो उसके पीछे आर्गुमेंट्स भी सॉलिड होने चाहिए ना। ये थोड़ी होना चाहिए कि एग्जिस्ट करता है इसीलिए चलना चाहिए, और दूसरी तरफ जो हटा रहा है उसके पास भी आर्गुमेंट्स होने चाहिए और रेटरिक्स नहीं होना चाहिए। अब ये रेटरिक्स में आ जाते हैं कि उसने शोषण किया तो पानी पिया एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं मानता हूं इससे आप पूरे आर्गुमेंट को वीक कर देते हैं। हमें बहुत डेटा बैक्ड, रीजनिंग बैक्ड डिस्कशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे SC/ST का जो रिजर्वेशन था वो संविधान में शुरू में दिया गया, और उन ब्लॉक्स को इस तरह से बहुत होमोजीनसली डिफाइन किया गया कि जिन्होंने छुआछूत झेला है वो दलित्स हो गए, वो डिफाइंड है। कोई भी कास्ट अपने आप को दलित नहीं बोल सकता इफ देयर इज नॉट अ हिस्ट्री ऑफ अनटचेबिलिटी। ट्राइबल्स हो गए, जो अबोरिजिनल कास्ट थे, वो STs हो गए। OBCs बाद में एक बहुत हेट्रोजिनस ग्रुप बन के आया जिसका कोई ऐसा कोई लीनिएज नहीं है। OBC में कोई भी अंदर बाहर जा सकता है। बाद में कितने सारे कास्ट जुड़ते गए क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे आपने कहा कि जो पिछड़ गया उसको हम OBC बोलेंगे। हमने उनके लिए रिजर्वेशन लाया, मंडल कमीशन बनाया, उसमें डेटा दिया गया, कहा गया कि जो 50% कास्ट है हमारे, वो इस प्रकार से OBCs हैं, और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो बहुत ज़्यादा पीछे है सो कॉल्ड जनरल कास्ट से, तो उनके लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। दैट्स ओके। नाउ अगर ये 1990 में लागू हुआ तो हर 10 साल में या कुछ टाइम पे क्यों नहीं इवैल्यूएट होना चाहिए कि ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया इसमें क्या कुछ कास्ट थे जो इसके कारण बेनिफिट हुए और अब वो बैरियर तोड़ के जनरल की तरफ बढ़ गए, and should they be removed and brought into that general category list? तभी तो प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ ना। हमारा वो प्रोसेस करने का मतलब क्या था कि ये लोग जो जनरल कास्ट से उनके लेवल पे आ जाए, तो अगर फिर भी नहीं आ पा रहे तो फिर तो प्रोसेस ही सक्सेसफुल नहीं है ना। रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट इनफैक्ट पब्लिक नहीं है बट वॉट एवर डेटा इज पब्लिक, क्या बोलती है रोहिणी कमीशन की हमारे देश में करीब 2600 OBC कास्ट हैं, 2600। वो ये बोलती है कि टॉप जो सिर्फ 10 कास्ट हैं वो 25% रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं OBC का। 10 कास्ट 2600 में से टॉप जो 25% OBC कास्ट है वो 97% बेनिफिट का ले रहे हैं, और जो बॉटम 75 वो 3% ले रहा है। सोचिए कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। वही रिपोर्ट कहती है कि हाँ, उस 2600 में से 983 ऐसे कास्ट हैं जिनको आज तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या जॉब्स में कोई भी लाभ नहीं मिला, 0 लाभ मिला। तो अब वो जो 983 कास्ट है वो कहां जाएंगे? ऑडिट करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और मैं वही बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ उस जैसे बहुत सारे स्टेट्स ने OBC EBC बाइफर्केशन किया, इसी कारण से किया ना। अगर वो EBC नहीं करते तो वो तो अभी भी और पिछड़े रहते, और वो होमोजेनियस नहीं ना, एक यादव या कुर्मी
और एक नाई एक लेवल पे नहीं है सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। दलित्स में भी एक पासवान और एक मुसहर नहीं है ना एक पे। तो पासवान एलिट क्लास है, बिल्कुल है। मुसहर दलित है। मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत डिफरेंस है उसमें बहुत, ना। बहुत, अभी बहुत, सब कैटेगराइजेशन की जब बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बस एक स्टेटमेंट दिया, राइट, उस पर इतना ज्यादा हल्ला हुआ। अब देखिए दिक्कत क्या होती है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो उन ग्रुप्स हैं उसके 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 हक के दुश्मन उस ग्रुप्स के जो सबसे टॉप वाले लोग हैं वो होते हैं। उसका अब दलित सबसे ज्यादा फायदा दलितों में पासवान उठाते हुए देखे अलग जाते अलग हैं। स्टेट्स में है, देखते हैं, हाँ, मतलब है ना। बिहार जैसे और झारखंड में तो यही यूपी में जाटव्स उठाते हैं उसका फायदा। अब जैसे ही सब कैटेगराइजेशन की सिर्फ बात आई, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, और उस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहे थे, वही कास्ट जो उसको डोमिनेट करते हैं। वो मुसहर बेचारे को तो पता भी नहीं है कि सब कैटेगराइजेशन से मुझे फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बताइए कि जाति जनगणना जरूरी है? सर मैं ये मानता हूं, देखिए उसमें एक इफ है, जाति जनगणना से जो डेटा आता है अगर आप उसे पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिवली यूज करते हैं तो बिल्कुल जरूरत है। लेकिन जैसे जो बिहार में हुआ, बिहार में जब वो आप बता रहे थे नीतीश जी वो जातिगत जनगणना कराए, और उसमें मैं ज्यादा प्रेशर मारता हूं आरजेडी का उसमें, और उसका मैं जो बैक ऑफ द माइंड उसका लॉजिक समझता हूं ये था क्योंकि आरजेडी असर्ट करना चाहती थी कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो कास्ट है वो यादव कास्ट है, इसलिए उसका नेचुरल राइट है ऑन द चीफ मिनिस्ट्रियल पोजीशन। उनको ये असर्ट करना था तेजस्वी यादव को, और इस कारण से उन्होंने जातीय जनगणना पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया। उसके बाद मैंने जो डिस्कोर्स देखा बिहार में, सब अपनी अपनी जाति का नंबर बता रहे हैं, मैं 3% हूं, तुम 5% हो, तो 3 हूं बाद तो में ये पॉलिटिकल कंपल्शन बन गया। मैं 3 हूं तो क्या हुआ, तुम्हारे 8 पे भारी हो, यही चल रहा था। और उसके बाद से मैंने उसका कोई पॉलिसी आउटकम नहीं देखा है। तो अगर वो करना है कि मैं 3 हूं तुम 5 हो तो जरूरत नहीं है। जाति खत्म करने के लिए जाति को गिनेंगे तो जाति खत्म होगी? सर ये मुझे लगता है गलत नोशन है कि जाति पे बात नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके। उसको दबा के या उसको सेंसर करके आप जाति खत्म नहीं कर सकते। ना जातियां खत्म होने वाली है, मेरी जो भी समझ है एटलीस्ट 100 ईयर्स तक नहीं खत्म होने वाली है, बहुत क्लियर। जाति को खत्म करने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप जाति को ना एक बेसिक बस किसी की पहचान टाइप्स बना के बस छोड़ दो, ना कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग। सो फॉर एग्जांपल आपकी और भी बहुत सारे पहचान होंगी, ठीक है, आप मीडिया हाउस से हैं, इससे आप किसी से छोटे या बड़े तो नहीं है, कॉर्पोरेट वाले एक पहचान है। इस तरह 10 अलग पहचानें हो सकती हैं। तो मेरी लीनिएज है इस जाति में, तो मुझे उस पर अच्छा लग रहा है, ये लीनिएज है उसकी, मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं किसी से बड़ा छोटा ना रहूं। तो अगर ये हो गया तो जाति खत्म हो गई एक प्रकार से। वो तभी होगा जब आप ये जो खाई है इसको आप पाट पाएंगे, और खाई पाटने से पहले उस खाई को पाटने में आपको बहुत टाइम लगेगा। कम से कम आप खाई पाटने का जो अफर्मेटिव एक्शंस है वो आप लोगों को मुहैया करा पाए। तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं अगर एक दलित कास्ट वाला बोलता है कि मुझे पता है मैं पीछे हूं, लेकिन इनफ अपॉर्चुनिटी सरकार या सोसाइटी अवेल करवा रही है जिससे मुझे पता है कि मैं अगले 30 सालों में उसके बराबर आ जाऊंगा। एक जाति का आरक्षण जब मिला उसके बाद वो जब ब्लर हो रहा था तो 89 के आसपास आया कि साहब मंडल कमीशन के बाद वो दोबारा से फिर इस्टेब्लिश हुआ, और जो जाति के बीच डिफरेंसेस है वो फेड हो रहे थे, तो उसने फिर से अपने आप को स्थापित किया। उस बात को हो गए अब भी 40 साल से ज़्यादा। अब जब वो फिर से फेड हो रहा है, एक नया पहले जाति जनगणना आया, उसके बाद जो अभी विरोध हो रहे हैं, जो अपर कास्ट के बच्चे कर रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में जो जाति के आधार पर आरक्षण का इन्होंने विरोध किया, इन सब के बीच विरोधाभास क्या देखते हैं आप, और इसको जस्टिफाई करते हैं क्या जो दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पे परसों? सर कोई भी अपना ओपिनियन वॉइस कर रहा है अगर सही ढंग से, तो कोई भी ओपिनियन एक्सट्रीम नहीं है अनलेस इट ऑफेंड समबडी। गाली देना गलत है, लेकिन हो सकता है मेरा आइडिया बहुत रैडिकल हो, है ना, लेकिन मेरा आइडिया रैडिकल इसका मतलब गलत नहीं है। तो मैं कोई भी प्रकार का डिस्कोर्स हो, मैं वही कह रहा हूं, किसी डिस्कोर्स से हमें भागना क्यों है? अगर वो भी हमारे बच्चे हैं तो उनको अगर इतना स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि रिजर्वेशन के कारण ही मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उनको लग रहा है, तो व्हाई नॉट हैव अ डिस्कोर्स एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड। उनको आप ये चीज बता सकते हैं कि देखो मैं मानता हूं कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन के कारण तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है जहां पे ओपन कंपटीशन है, हम उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? आज जॉब्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए मैं दोनों साइड का जो डिस्कोर्स है ना, अगेन मैं बोल रहा हूं, एक्सट्रीम्स के कारण बर्बाद होता है और एक हाई बढ़ती है। जो 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 जनरल कास्ट है वो बोल रहे हैं कि मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज खराब हो जा रही है रिजर्वेशन के कारण, विच इज नॉट ट्रू, वो भी गलत है। गलत है। और दूसरे वाला साइड बोल रहा है कि तुमने मेरा इतना ज्यादा शोषण किया है इसलिए जिंदगी भर अब मेरा हक बनता है तुम्हें शोषित करने का, ये भी गलत है। राइट, सो एक्सट्रीम्स नेवर लीड टू अ सॉल्यूशन।
मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप जब बैठा के डिस्कस करेंगे, डेटा पे डिस्कस करेंगे, आप उनको बताइए कि इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर ओपन है, प्राइवेट स्कूल्स ओपन है, इसमें इनको थोड़ा सा हिस्सा देना पड़ेगा ना। जब डिस्कोर्स होगा तो वही आपको बेटर सोल्यूशंस देंगे। सो फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ तो उन्होंने हमें कहा, एक बच्चे ने कहा बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि जब आप इनको बाद में जो रिजर्वेशंस देते हो, हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में और जॉब्स में, तो इनको आप स्कूल्स में रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ताकि आगे जाके जरूरत ही ना पड़े उस रिजर्वेशन की। नो, दिस कुड बी अ सोल्यूशन। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, लेकिन ये कैसे निकलेगा? डिस्कोर्स से निकलेगा कभी भी। दिक्कत ये है यहाँ पे कि हमने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया इस पूरे मैटर को कि मतलब आरक्षण पे नहीं मैं बात ही नहीं करूंगा, नहीं मैं, और खासकर पॉलिटिशियन नहीं बात नहीं करनी है। क्यों नहीं बात करनी है यार? बात नहीं करोगे तो ना फिर अंदर में वो जो डिस्कंटेंट वो सिमरिंग रहेगा और फिर वो दूसरे फॉर्म्स में बाहर आने लगेगा कभी ना कभी। 2004 में कांग्रेस का घोषणा पत्र था मृत्युंजय भाई की, प्राइवेट स्पेस में हम आरक्षण लाने की वकालत करते हैं। 2004 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में आप चेक कर लीजिएगा इसको। अभी भी बोलते हैं राहुल गांधी। उस घोषणा पत्र का के मुखिया थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जैसे ही सरकार बनी 2004 में, वो इस बात को भूल गए। बहुत दबाव था प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। उसमें से कुछ का तो मैं गवाह भी हूँ। बीजेपी के आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश में अभी उसकी सरकार है, और आप कॉरपोरेट में खुद काम कर चुके हैं, एक नहीं कई जगह। कॉरपोरेट की दुनिया आप समझते हैं। क्या प्राइवेट स्पेस में आरक्षण की वकालत करते हैं व्यक्ति के तौर पे और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप? नहीं, फिर से सर, इसमें इतना हाँ या ना का प्रश्न ये नहीं हो सकता जो मुझे लगता है। और दूसरा, आप यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते हैं इसमें एज अ सरकार, एज अ व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन। आप जिस सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और जो उसका फॉर्म एंड नेचर की बात कर रहे हैं, क्या उससे डिस्कशन के बिना हो सकता है? क्या आप उसको थोप सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं थोप सकते हैं। क्या आपने कभी उनसे डिस्कशन की इस बात पे? अगेन नहीं। दूसरा, क्या यही सॉल्यूशन है उनको रिप्रेजेंटेशन देने का या सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देने का प्राइवेट सेक्टर में? क्या तरीके और नहीं हो सकते? हमेशा हम बाइनरीज में खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। जैसे गवर्नमेंट आजकल स्किलिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स इनफैक्ट जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनके CSR के थ्रू भी फंडेड होते हैं, राइट। ये बहुत सारे फंड्स आप देखेंगे बहुत रूरल एरियाज में होते हैं, जहां पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे वैसे ही कास्ट का है जो अंडर रिप्रेजेंटेड है, वैसी बैकग्राउंड से जो अंडर रिप्रेजेंटेड है। वहां पे स्किल करा के उनको इस लेवल पे लाके और बिना रिजर्वेशन के एक्चुअल अपॉर्चुनिटी दे देना, क्या उसके सेल्फ स्टीम के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? नहीं, पर इसमें वो कहते हैं ना कि साहब ये फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है, ये हमको ठगने की, हमें बहलाने की व्यवस्था हो सकती है। ये जो नौकरी लेने वाले हैं वो कहते हैं, जो नौकरी देने वाले हैं वो कहते हैं कि साहब हमारे पास, वो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोगों से आप मिलिए, बड़े बड़े ग्रुप से, मैं तो कईयों से मिल के ही बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं साहब हमारी एफिशिएंसी चली जाएगी, हमारा प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो कल को सरकारी सेक्टर में नौकरियां प्लेटो हो जाएंगी, ये नौकरियां घट जाएंगी, नहीं रहेंगी, तो फिर इस रिजर्वेशन का क्या अर्थ रह जाएगा इस देश में? मैं वही कह रहा हूँ सर कि जो उसका फॉर्म एंड नेचर है वो इस चेंज के साथ चेंज करना चाहिए। और वो चेंज कब करेगा? जब हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बस उसको ऐसे बाइनरी बोल देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरकारी व्यवस्था में, सरकारी जॉब्स एंड एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का लॉजिक क्या था कि विथ टाइम जो ये गैप है कम हो जाएगा, ये लॉजिक था। क्या वो हुआ है? कोई भी बोले क्या वो हुआ है? इसका आंसर ऑलमोस्ट नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में हो जाने से क्या वो गैप कम हो जाएगा? क्या इसका कौन इसकी गारंटी लेता है? तो इसीलिए सॉल्यूशन एक है कि पॉलिटिकल विपक्ष में है तो कुछ भी बोल दो बस अपना वोट बैंक बनाने के लिए, और एक है एक्चुअली आप डेटा पे काम करो, रीजनिंग पे काम करो और सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखो और फिर बोलो व्हाट कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन आगे बढ़ के, राइट। जो आंदोलन हुए आपके रांची में, इस पर भी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, समय पे परीक्षाएं नहीं होती हैं उसके खिलाफ, परीक्षाएं होती हैं नियुक्तियां नहीं होती हैं उसके खिलाफ, परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, एग्ज़ाम होता है समय पे, रिज़ल्ट नहीं आते, कितना जस्टिफाइड था वो? क्योंकि बीजेपी ने वो पक्ष वहाँ पे लिया, दिल्ली में वो कह रहे कि साहब हम तो एंटी बच्चे हैं और झारखंड में प्रो बच्चे हैं। दोनों के आंदोलनों में क्या फ़र्क था? क्योंकि सही तो दोनों थे, दोनों परीक्षा में सही जगह की तलाश कर रहे थे कि एग्ज़ाम हो, करप्शन नहीं हो, लीक नहीं हो।
जी। कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आप? डिफरेंशिएट सर, मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं किसी भी आंदोलन को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहूंगा। जो नीट के बच्चों का मुद्दा था वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको किसी भी हाल में हम कमतर नहीं आंक सकते। और उसके लिए दिल्ली में जो आंदोलन हुए और फाइनली शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, तो वो आंदोलन अपनी जगह सही में मानता हूं। मैं बस उसमें जो थोड़े लूप होल्स मानता हूं, ये मानता हूं कि जिन लोगों ने उस मुद्दे को रिप्रेजेंट किया उन लोगों को मैं सही नहीं मानता हूं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नीट एस्पिरेंट, जेनजी, आप जो भी बोल लें। क्यों, उसमें क्या था? वो तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या दिक्कत है? जी, मैं आता हूं। एक तो आप जब वो आंदोलन भी देखेंगे तो वो डिस्कशन या बच्चों का विरोध पहले से चल रहा था, ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं, बट जनरल डिस्कंटेंट और वॉइसिंग चल रहा था। इन लोगों ने बीच में एक पैरोडी अकाउंट बनाया कि सीजेपी हम बनाएंगे क्योंकि सीजीआई ने ऐसा बोल दिया है। उस जो भी पार्टी या ग्रुप उन्होंने बनाया, उसके बाद इन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा मुद्दा उठाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट कर जाएं। तो इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली उठाया कि हम नीट वाला मुद्दा उठाते हैं क्योंकि अभी ये छात्रों का इसके साथ है। दूसरा, उस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे ये नहीं लगा उन लोगों के लिए जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनका तो प्रॉब्लम वही था कि भैया मेरा एग्जाम सही से रिकंडक्ट हो जाए और रिजल्ट आ जाए। उनका मुझे दिखा कि पॉलिटिकल एम्बिशंस वर ओवरटेकिंग एनी अदर कंसर्न। क्यों? एक तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले से है, आपके सारे एक्टिव मेंबर्स थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके एक्टिव मेंबर्स थे, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। वहां पे भी जब आए तो स्टेज को रिफॉर्म्स की बात करने की बजाय हमने उस स्पेस को हर वैसे एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति को दिया। ये बीजेपी कहती है, मैं भी कहता हूं। और पर अब ये बीजेपी कहती है कि आप सपोज करिए कि नीट, देख मुद्दे पे आइए, मुद्दा सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, मुद्दा सही है, बिल्कुल। उस सूरत में वो कल को सीजेपी हो सकता है, वो उसमें पवन कुमार भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता शर्मा है, भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मुद्दा सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा कि जो सीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब ये नीट के एस्पिरेंट नहीं हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नीट के परीक्षा को सुचारू बनाने के लिए नीट का एस्पिरेंट ही हो। करेक्ट, आई एग्री सर, राइट। उस सूरत में उनकी कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपको लगा कि नहीं, इनका रुझान कुछ और है, नीयत कुछ और है? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो उस पूरे प्रदर्शन के दौरान मैं उसको तब सही मानता हूं, उनको नीट एस्पिरेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव या जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव मानता, जब उनके डिमांड्स या वहां पे जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे वो रिफॉर्मिस्ट होते या फ्यूचर ओरिएंटेड होते। उसकी बजाय डिमांड्स जो वहां पे उठ रहे थे और स्पेस जिन लोगों को दिया गया, कश्मीर आजाद करने की बात हुई वहीं के ग्रुप से, उसी में उमर खालिद को आजाद करने की बात हुई, शर्जिल इमाम को आजाद करने की बात हुई, अरुंधति राय वहां पे है, वहां पे सर हुई है। सर ये आप लोगों का वर्जन है सर, ये वीडियोस है। देखिए क्या होता है, देखिए मृत्युंजय, ये समझिए, संघर्ष की एक जबान होती है, संघर्ष की एक भाषा होती है। क्या होता है कि जब इस तरह के विरोध होते हैं ना, उसमें 3-4 इस तरह के 3.5 टाइप इश्यूज भी आ जाते हैं। मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं इस बात को समझता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को नहीं समझता हूं। कोई मुर्दाबाद का नारा लगा दिया तो गलत नहीं है, मैं मानता हूं मुर्दाबाद के नारा, हम ही लोग बोलते हैं मुर्दाबाद, है ना, गली गली में शोर है, लगते हैं। लेकिन जब उसका पूरा नेचर सिर्फ एक तरफ इतना ज्यादा हेविली ओरिएंटेड हो, उसी में वहां पे अरविंद केजरीवाल से लेके योगेंद्र यादव से लेके, उसमें राहुल गांधी से लेके अरुंधति राय से लेके सब, मतलब इतना ज्यादा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता सर। हाँ, तो लेकिन इनके घुसने से आंदोलन मैं आ रहा हूं, नियत और उसकी दिशा नहीं खराब होती ना। फिर से आ रहा हूं, मैंने ये अपने फायदे के लिए आए थे, ऐसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं सर। तो इनको अपना फायदा करने दीजिए ना, आप देश के फायदे की बात। मैं फिर से उसी पे आ रहा हूं। मैंने अभी तक कॉज को एक बार भी गलत नहीं बोला, कॉज एकदम जस्टिफाइड है। जिन लोगों को स्पेस देना चाहिए था, वहां पे नीट एस्पिरेंट्स को चढ़ा के आपने क्यों नहीं बात की नीट रिफॉर्म्स की? उसके बाद में जो गाली गलौजी में उस पर जा भी नहीं चाह रहा हूं, किस प्रकार की हुई? क्या वहां पे जो लीडर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उस गाली गलौज को नहीं रोक सकते थे? हाँ या नहीं? क्या उसे रोका गया? उसे जस्टिफाई किया गया? फिर से आंदोलन की भाषा में क्या आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं जो चीजें बोली गई? दूसरा, गाली गलौज जस्टिफाई नहीं है। दूसरा, जो इनके डिमांड्स भी आए, डिमांड्स क्या थे? 3 डिमांड्स थे। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, 1 करोड़ कॉम्पनसेशन, और किसी भी एक्टिविस्ट पे केस नहीं होगा। इसमें आगे के रिफॉर्म का एक भी डिमांड क्यों नहीं था? ये तो इगोइस्टिक डिमांड हो गया। मैं उस पे आ रहा हूं। और दूसरा, ठीक है, आप ये बोलते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, इसलिए मैं मांग रहा हूं इस्तीफा। एजुकेशन मिनिस्टर पर्सनली तो इन्वॉल्व नहीं है उसमें, वो जो लिखा हुआ आपको भी पता है, लेनी पड़ेगी ना। मैं आ रहा हूं उसी पे। हाईएस्ट अथॉरिटी इसलिए आपने इस्तीफा मांगा, मैंने मान लिया। उसके पहले ही वहां पे नीट एनटीए के चेयरमैन हट गए थे, एजुकेशन सेक्रेटरी हट गए थे, बाद में शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। मैं जस्ट कंपेयर करके आपको बता रहा हूं झारखंड के प्रोटेस्ट से। झारखंड में भी यहां तो नीट का एक एग्जाम पेपर लीक हुआ सर, और किसने लीक किया? जो उसके एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेटर्स थे, उन लोगों ने नहीं किया, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। पूरे एजेंसी से लेकर ऊपर तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। झारखंड में
नौकरियां बेच दी जाती हैं, कोई पेपर लीक नहीं होता है, और एक दो नहीं, अभी सरकार ने खुद 22 नौकरियां कैंसिल की, 22। कुछ में तो साल साल भर से लोग नौकरी कर रहे हैं, राइट, ग्रेड बी के 22 नौकरियां जहां बेच दी गई। पेपर लीक तो वहां स्टूडेंट्स मतलब आप साथ करके बैठे हुए हैं कि इतना तो चलता ही चलता है। वहां पे फिर शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? तब तो इसी लॉजिक से वो भी जस्टिफाइड है। वहां के बच्चे जो क्यों नहीं हुआ वहां? मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं डिफरेंस है। वहां जितने बच्चे प्रोटेस्ट बैठे थे उसका एक एक बच्चा खुद एग्जाम देके बैठा हुआ था। वहां पे इनफैक्ट जब शुरुआत में ये जब ग्रुप्स बनने लगे, उसमें एक छोटी सी पार्टी वहां जेल के, हम एक विधायक उसका नेता आ गया, बोला हम भी तुम्हारे में रहेंगे, हम भी लीड करेंगे। बोला नहीं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को साथ नहीं ले सकते। उन्होंने कहा तुम स्टेज रख लो, ये छत रख लो, हम लोग अलग। उन्होंने अलग हो गए, 3 दिन वो बारिश में भीगते रहे, उनको टेंट नहीं लगाने दिया दूसरा कि एक ही टेंट लगाने का परमिशन है। वो फिर भी बोले हम उसमें नहीं जाएंगे, अलग टेंट लगाया अपना ठोक के, अपना अलग स्टेज बनाया और बोला किसी पार्टी को यहाँ स्पेस नहीं देंगे। हम लोग सब गए सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने, हर कोई गया, किसी को भी उन्होंने मन से भाषण नहीं देने दिया। उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हुआ था वहां पे, आपने देखा होगा शायद, पॉलिटिकल भाषण नहीं, अभद्र भाषा नहीं, एंटी नेशनल कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दे पे बात, किसी का इस्तीफा नहीं। वो भी तो स्टूडेंट्स ही हैं। आपने उस पूरे 26 दिन तक वहां पे रहे हैं और उसमें 14-15 दिन भूख हड़ताल किया। क्या आपने एक भी गाली सुना मुख्यमंत्री के खिलाफ? मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है वहां, बाय द वे, कि एक भी बार गाली गलौज सुना? इनफैक्ट शिबू सोरेन का वो कटआउट और पोस्टर लेके वहां बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, और हेमंत सोरेन से वो मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। तो आप लोगों ने समर्थन किया उसका? बिल्कुल समर्थन किया। तो मैं वही बोल रहा हूं, यहां भी कर देते सर। मैं फिर वही बोल रहा हूं, देखिए, आप किसी भी चीज में समर्थन करते हैं या कॉन्वर्सेशन के लिए कब जाते हैं? जब मुझे पता है कि मैं आपके स्पेस में जाऊंगा तो वहां पे ओपन स्पेस है बातचीत करने की। आपको पता है कि यहां से गाली दी जा रही है धर्मेंद्र प्रधान को, नितिन गडकरी को, प्रधानमंत्री को। उस स्पेस में क्या आपको लगता है आप बात करने जाएंगे कभी भी? इज इट पॉसिबल इवन? क्या आपने बातचीत का ये ऑर्गेनाइज था? बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। एनीबडी हु हैज अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, और जो उसका बैकएंड में जो चला है। सरकार के पास ये रास्ता था ना, आप जगह नहीं देते बोलने के लिए। सर वो नहीं देते तो फिर लोकतांत्रिक हो जाता, और जगह दे दिया तो फिर गलत कर दिया, तो फिर एक तरफ तो छोड़िए। हमें सबको पता है कि आपने उनको पुश किया। जितनी मेरी जानकारी, दीपके को बोला गया कि तुम आओ यहाँ पे। किनका आदमी है कि केजरीवाल का? यार उनके तो अपने बायोस में लिखा हुआ है आपके ये लोग फंक्शनरीज रहे हुए हैं, और होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पूछ रहे, मैं वही बोल रहा हूँ, उनको दीपके को बोला गया कि आओ यहाँ पे। दीपके ने इनफैक्ट मना कर रहा था कि मैं नहीं आना चाहता हूँ, कि ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। और जब बड़ा हुआ तो अभी उनको साफ साफ बोला गया कि पॉलिटिकल पार्टी मत बनाओ, तुम सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप बनो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग खुद हैं। तो तुम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके खिलाफ डिसकंटेंट पैदा करो। केजरीवाल को क्या फायदा है इससे? मैं वही बता रहा हूं आपको। अभी पंजाब इलेक्शन ही तो है उनके पास, और तो कोई कुछ बचा नहीं है। मैं बता रहा हूं उससे क्या होगा सर। जब आप एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हो तो आप बोल रहे हैं कि मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ डिसकंटेंट पैदा करूंगा, स्कूल्स दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, डिसकंटेंट पैदा होगा, तो एक स्पेस क्रिएट होगा एक ऑल्टरनेटिव पार्टी के लिए। वो स्पेस फिर आप भरेगी। तो इसलिए चाहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम मत बनाओ, सिर्फ प्रेशर ग्रुप रहो और बोलो सरकार बहुत बेकार काम कर रही है, देखो हम लोग तो न्यूट्रल है। नहीं तो केजरीवाल जी को फायदा क्या है उससे? जब ओपन स्पेस होगा एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ, आप कह रहे हैं कि डिसकंटेंट हमारा, किसी को तो वोट दोगे ना आप, आपको देंगे फिर। तो कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड देखते हैं? क्या फायदा है कांग्रेस को? कांग्रेस का तो मैं कोई स्टैंड ही नहीं देखता हूं सर। कांग्रेस इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड पार्टी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ना उनकी कोई आइडियोलॉजी बची है, ना स्ट्रक्चर्स बचे हैं, ना लीडरशिप बची है। वो एज एंड व्हेन, जब जो राहुल गांधी आज सुबह उठे तो बोले आज मैं ये करूंगा। हाँ, लेकिन तो सरकार अभी सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल उन्हीं से रहती है। बिल्कुल नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मतलब आप मुझे लास्ट याद दिला दीजिए वेरी प्रैक्टिकली कि कब पार्लियामेंट में या किसी भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फोरम में आर्गुमेंट से और लॉजिक से उन्होंने सरकार को असहज कर दिया था। लास्ट मुझे बता दीजिए आप। कई बार करते हैं, एक बार बता दीजिए आप मुझे। नहीं, मैं अच्छा होता कि मैं वो तो डायरी लेके बैठता आपके पास, वो भी। सर, अगर आपके मेमोरी में इमीडिएटली नहीं आ रहा, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो फिर उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। हमारे पास तो मेमोरी बहुत ज्यादा है। ये आपके, मैं आप पे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ तब उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। इनफैक्ट अभी उन्होंने इतनी बार कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। उन्होंने 15 दिन तक ये ड्रामा किया कि बयान देना चाहिए। नहीं, पर देखिए वो गए ना, फिर भी राहुल गांधी ने हिम्मत की, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के पास गए, धरना दिया, हिम्मत कैसे? अच्छा एक बार बताइए, कोई पहली बार हुआ ये? इससे पहले ठीक है, लेकिन ये हिम्मत कैसे है? इससे पहले मैं नहीं हिम्मत नहीं, मैं हिम्मत से मेरा मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट एक ऑडेसिटी उन्होंने दिखाई। भाई कोई ये भी नहीं कहता कि साहब ऐसा 7 RCR पे आप नहीं बैठ सकते हैं। ट्रेडिशनली इससे पहले जहां तक मुझे याद है, आप गुजराल साहब के टाइम पे वाजपेयी जी जाके गुजराल के साहब के घर के सामने बैठ गए थे। ठीक। जो लोग कहते हैं
कि साहब ऐसा है कि राहुल गांधी बताओ प्रधानमंत्री के घर के पास जाकर बैठेंगे, वो तो अराजकता है। ठीक है, प्रजातंत्र में अराजकता ये नहीं है। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं उसको गुजराल अराजकता साहब के घर के सामने वाजपेयी जी बैठे, ये अलग बात है कि वो इस तरह का दृश्य वहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ और अल्टीमेटली गुजराल साहब ने बात मान ली। ये ठीक है, लेकिन इससे फायदा किसका हुआ? मैं दो चीजों पे आ रहा हूँ। जब किसका हुआ वो बात नहीं, हम राहुल गांधी का फायदा हुआ नहीं एग्जैक्टली। तो जो स्टूडेंट, जब सपोजिडली स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं जब नीट के प्रोटेस्ट को, आप उसको सपोर्ट करते हैं तब तक भी ठीक है। वहां पे जब आप प्रधानमंत्री का घर घेर ले रहे हैं तो आप अप्रोप्रिएट कर रहे हैं उस अटेंशन को। और दूसरा, आप सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि वी डिड नॉट वांट कि राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठे। फिर उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि मैं ये भी चाहता था कि राहुल गांधी आके मेरा फास्ट तोड़वाए। हम उनको रीच आउट करते रहे, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। These are also statements सोनम वांगचुक का, जो फेस थे इस प्रोटेस्ट के। तो आप जब यूनिलैटरली एक्ट करने लगते हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ स्पेस छीनना चाह रहे हैं। आप उस कॉज के लिए आप स्टैंड नहीं करते हैं। सोनम वांगचुक से बीजेपी के संबंध पहले भी अच्छे थे, लद्दाख में भी, बीच में भी 1-2 साल से थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया, पर अदरवाइज आपको पूरी दुनिया ये मानती है कि सोनम वांगचुक साहब और बीजेपी के कोजी रिलेशनशिप हैं। उनका सीजेपी में आना महज एक संयोग या किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है। इसको कैसे देखते हैं आप? सर मैं मानता हूं कि और जितना हिस्ट्री मैंने देखा है कि जो भी ये फेस बनते हैं ये फाइनली यूज्ड हो जाते हैं। अन्ना हजारे साहब के समय यही हुआ। बाद में अन्ना हजारे साहब ने शायद अरविंद केजरीवाल और आपको जितनी गालियां दी होगी किसी और ने नहीं दी होंगी। अभी भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। राइट जी जी। और उस समय अन्ना हजारे ना होते तो वो आंदोलन इतना बड़ा कभी नहीं होता। अरविंद केजरीवाल के फेस पे तो कोई नहीं आता रामलीला मैदान में। इसमें भी एग्जैक्टली हुआ है। शुरू में जब ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, आपको याद होगा 10 लोगों की भीड़ नहीं होती थी। बाद में सोनम वांगचुक जब आए और उन्होंने वो इंडेफिनिट फास्ट जब शुरू किया और उनकी हालत थोड़ी खराब होने लगी, तब जाके वो पिक करना आंदोलन शुरू हुआ 17वें 18वें दिन। राइट, अभी आप सोनम वांगचुक के सारे स्टेटमेंट सुनिए। कह रहे हैं आई फील यूज्ड ऑलरेडी। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जो पिछले आंसर में मैंने कहा था, जो लोग लीड कर रहे थे ना उस पूरे आंदोलन को, उनका कंसर्न नीट एस्पिरेंट्स के जस्टिस से ज्यादा अपना पॉलिटिकल करियर लॉन्च करना था। विच इज माई प्रॉब्लम। वो लॉन्च हो गया क्या? लग तो रहा है सर लॉन्च। अब वो आगे कितना होगा नहीं होगा बात की बात है, बट देखिए ना एग्जैक्टली वो यही करना चाह रहे थे ना। आज वो स्कूल्स वाला देखने के चक्कर में बहुत अच्छी चीज है तुम्हारी। मैं एक सिंपल सा बोलता हूँ, किसी को अगर सही में रिफॉर्म की चिंता होगी, मैं पॉलिटिक्स में 2019 में आया, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन जस्ट एक थॉट मेरे दिमाग में आया। मुझे भी पता है एजुकेशन की हालत इंडिया में बहुत खराब है, मेरे घर के आसपास भी बहुत खराब है। रांची में 3.5 साल हो गए होंगे अब, हम लोगों ने अपने घर के आसपास बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो स्कूल जाते थे उनको संडेज को, अभी हम लोग 5 स्कूल्स में 200 बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को 2-2 घंटा। दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट प्लेस। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम बोलो कि 1 लाख वॉलंटियर का हम खड़ा करना चाहते हैं, तुम्हारा इतना सपोर्ट आया, इतना बड़ा इंस्टाग्राम ग्रुप है, मुश्किल काम है ना। तो 1 लाख वॉलंटियर खड़ा कर दो और इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा कर दो कि हम स्कूल्स में जो पढ़ाई उसको ऑगमेंट कर देंगे। उसमें डिविडेंड भी थोड़ा कम है सर, ये कोई बात हुई? दूसरा, महाराष्ट्र में तुम्हें दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, तुम्हें मतलब अपने ये सब स्टेट्स में दिख रहा है। झारखंड क्रॉस करके बंगाल चल गई इनकी टीम, और बंगाल में कितने दिन हुए सरकार को आए हुए? वहां 34 वर्ष लेफ्ट था, 15 वर्ष टीएमसी था, मतलब 50 वर्ष में स्कूल ठीक नहीं हुआ। अभी 100 दिन बीजेपी की सरकार है, स्कूल ठीक हो जाना चाहिए। और बगल में झारखंड नहीं घुसे, झारखंड में वहां प्रोटेस्ट हो रहा है तो वीडियो कॉल पे बात कर लिए। इतना बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट, आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट झारखंड का, वहां सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर लिए कि हम आपके साथ हैं। ये कांग्रेस के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं? मैं नहीं मानता हूं। इनफैक्ट देखिए क्या होता है, जब ऑपोजिशन में सारे लोग इतने वीक होते हैं ना, तो वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। वो एक दूसरे का फायदा बीच बीच में उठाएंगे जहां उठा सकते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रांग हुए तो दूसरे को गाली देंगे। आप ये रिलेशनशिप इंडी गठबंधन में सबका देख लीजिए, केजरीवाल और कांग्रेस का देख लीजिए, साथ आ जाएंगे फिर एक दूसरे को गाली देंगे। समाजवादी कांग्रेस का देख लीजिए, साथ आएंगे गाली देंगे। ममता कांग्रेस का देख लीजिए, साथ आएंगे गाली देंगे। तो कमजोर हैं इसीलिए सब आपस में हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग हुए उसी को गाली देंगे। अच्छा, बिहार में अब चलिए आते हैं, आपकी किताब पर लौटते हैं वापस। आपकी किताब का एक बड़ा सेंट्रल थीम मैसेज ये था कि भाई वहाँ पे जातिवाद सिर चढ़ के बोल रहा था, बहुत तहस नहस था पूरा राज्य 15 साल के लिए। सामाजिक न्याय के लिए जाने वाले लालू जी, जो भी उन्होंने मोबिलाइजेशन किया, वो फीलिंग ख़त्म हो गई है, और जो उनके परिवार ने वहाँ से बैटन हाथ में लिया वो फेड होता हुआ दिख रहा है। कौन सा सामाजिक न्याय सर? मैं कभी नहीं, ये बहुत मैं गलत नैरेटिव मानता हूँ, और पता नहीं किसको दोष दो इसका।
मतलब अब सामाजिक न्याय किसको बोलते हैं? मैं जितनी मेरी पढ़ाई और समझ है उसके हिसाब से सामाजिक न्याय मैं इस बात को मानता हूं कि जब समाज का कोई एक वर्ग जो पिछड़ा हुआ है इज्जत में, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में, सोशल अपॉर्चुनिटीज में, जब आप उसको दूसरों के बराबर में लाके खड़ा कर देते हैं तो सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय का और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है। मैं बस इसी पे मापता हूं। तो क्या 1990 में जो, बाकी मैं सारे कास्ट को हटा देता हूं, सिर्फ लालू जी को कास्ट को ही पकड़िए, क्योंकि अपनी जाति का तो कम से कम भला किए होंगे भाई साहब। तो 1990 में जो यादवों की हालत थी विज़अवी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, क्या 2005 में उससे बेहतर हो गई? और डेटा तो सबके पास है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा है, लैंड होल्डिंग का डेटा है, एजुकेशन का डेटा है। क्या उसमें डिफरेंस कम हुई? नहीं कम हुई। तो नहीं कम हुई तो काहे का सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय बस इसलिए कि तुम उसके हाथ में भी लाठी दे दी और बोले मारो दोनों एक दूसरे को, तो वो भी चार मारा, ये भी चार मारा, तो सामाजिक न्याय हो गया। इससे बस पॉलिटिक्स अधि। नोबडी वाज बेनिफिट इन द एंटायर बिहार इनके सामाजिक न्याय से। सिर्फ इनके परिवार का और आसपास के जो 100 लोग थे जो हर अपॉर्चुनिटीज को अप्रोप्रिएट करे, सिर्फ उनका फायदा हो रहा है। इसीलिए इनके परिवार की राजनीति भी चलेगी, वैसी तो नहीं चलेगी, और उसका परिणाम तो दिख ही रहा है। वो नीतीश जी जब जब साथ आए तो थोड़ा बहुत उनको संजीवनी मिलती गई है। अदरवाइज वो खुद तो कभी अब एक पोटेंट फोर्स नहीं हो सकते हैं बिहार में। और एक बड़ी अच्छी लाइन थी, इनफैक्ट मैंने यूज की थी बिहार इलेक्शंस में भी, कि सरकार ऐसी चलाओ कि 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी रहे। राइट? तो उनकी यही हालत है। जो इनके पिता ने किया है वो आगे 3 पीढ़ियां याद रखेंगी, और सत्ता तो इनके हाथ में देना थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता है सर। ये बताइए कि बांकीपुर चुनाव के बाद एक मैसेज ये गया कि साहब बांकीपुर चुनाव को कपल विथ प्रोटेस्ट इन दिल्ली, कपल विथ झारखंड प्रोटेस्ट, कपल विथ फ्यू अदर प्लेसेस, राजस्थान इशूज, जो अर्बन मिडिल क्लास है इस पूरे देश में, वो बीजेपी को किस रूप में देख रहा है? उसमें थोड़ा सा एक कहेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट है, घुटन है, नाराज़गी है, विरोध है। ऐसा मैं बहुत वाइडर एक बिलीफ ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। डिसकंटेंट हो सकता, मैं उसको डिसमिस भी नहीं कर रहा हूँ कि फिर से वो बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस बने बांकीपुर में, तो उसका मैं ये कहना कि जो एक लार्जर अर्बन इंडियन मिडिल क्लास है जो शायद बीजेपी को सपोर्ट करता अब नहीं करता है क्या, मैं इसको नहीं मानता इस थियरी को। डिसकंटेंट भी हो सकता है। इनफैक्ट कोई सरकार, अब तो कितने साल, हमारे 11 साढ़े 11 साल हो गए, तो 11.5 साल कोई सरकार में है तो जरूरी है कि थोड़ा बहुत डिसकंटेंट होगा कुछ कुछ पॉलिसी से। और मैं उसका एक आपको थोड़ा सा बस काउंटर बोलता हूँ। मैं इनफैक्ट कुछ जेंजी बच्चों से बात कर रहा था परसों रात में, एक पार्टी के दौर से वापस आ रहा था, तो कुछ बच्चे साथ में थे, वो मुझे ड्रॉप कर रहे थे। तो मैंने उनसे नीट प्रोटेस्ट वगैरह पे भी पूछा, जनरल इन चीज़ों पे भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से भी बहुत नाराज़गी है, इनफैक्ट हम अभी वी डोंट लाइक इट। तो मैं बोला तो क्या इससे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर इलेक्शंस में तुम्हें वोट करने का मौका मिले तो तुम कांग्रेस को वोट दोगे? तो बोला नहीं, उसको तो कभी नहीं वोट देंगे। तो बोला तो क्या? तो बोला अभी सोचे नहीं है, पता नहीं, शायद नोटा कर दे, लेकिन उन लोगों को तो कभी वोट नहीं देंगे। तो इलेक्टोरली कई बार आप किसी से नाराज भी होते हो। लेकिन राहुल गांधी के सभाओं में भीड़ जुट रही है, देहरादून में, पुणे में। पुणे वाला सब न्यूज़ देख रहे हैं क्या क्या हुआ है पुणे में। क्या देवेंद्र फडणवीस जी का बयान सुनिए, बसेस में लाए गए हैं लोगों को पैसे दे के। इनफैक्ट वो तो सभी पार्टियां लाती हैं सर, फिर आप लोग भी लाते हैं बसों में भर के। कार्यकर्ता लाना और स्टूडेंट्स लाना दोनों में बहुत अंतर होता है। इनफैक्ट वीडियोस आए हैं जिसमें एक लड़की को 30,000 रुपए ऑफर किया गया कि स्टेज पे जाना है। अरे उस लड़की ने खुद अपना वीडियो बनाया। आप लोगों का उस लड़की ने खुद वीडियो बनाया। कोई उसके बाद एक तो कॉल रिकॉर्डेड है जिसमें उसको बोला जा रहा है कि 30,000 रुपए ऐसे रील बनाना है तुम्हें, ऐसे और शो करना है इनके सपोर्ट के लिए और सरकार की किरकिरी करनी है। जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उस स्टेज पे, देखिए ना, एक हिजाब में लड़की खड़ी, वो लिबरेटेड है, वो स्मैश पैट्रियार्की, उनको नया नया सुबह आया, वो छात्रों की गूंज से अचानक से प्रयागराज से यहाँ पे स्मैश द पैट्रियार्की आ गया। एक तो मैं वही कह रहा हूँ, वो व्यक्ति जो, आप राहुल गांधी की मेहनत, उनका ऑरा और जो राहुल गांधी की कमाई है उसको कम करके आंकते हैं। सर मैं देखिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूँ किसी का, बट सोने के चम्मच से पैदा होना मैं बुरा नहीं मानता हूँ। और उस समय जो आपका लेखक साइड में आ जाता है पार्टी नहीं, मेरा बिलीफ ना दोनों में एकदम समहाउ, मुझे लगता है, ठीक है बायस होगा, लेकिन वो बहुत चेंज नहीं होता है सर। मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी राहुल गांधी के लिए मेरी वही ओपिनियन थी, आज भी वही ओपिनियन है, कोई चेंज नहीं की है। देखिए बहुत लोग सोने के चम्मच के साथ, ओपिनियन लालू जी के रास्ते से इधर आई है? नहीं, वो अलग है, वो तो अलग ही कैरेक्टर है, ये अलग कैरेक्टर है, दोनों में अलग है। जैसे राहुल गांधी को मैं बाहुबली नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट कॉल हिम अ क्रिमिनल, मे बी, उनका प्रॉब्लम अलग है, लालू जी का प्रॉब्लम अलग है।
देखिए, बहुत लोग ना बहुत अच्छे परवरिश में पैदा होते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि कोई बात नहीं यार, मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, थोड़ा कार्यकर्ताओं से मिलूं जुलूं, बात करूं, ताकि मैं समझ भी पाऊं कम से कम दूसरी साइड ऑफ द वर्ल्ड को। और बहुत सारे इसी देश में वैसे नेता हुए हैं जो राजघरानों में पैदा हुए। 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये तो मानेंगे। 12 साल कहाँ, वो तो 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है, संघर्ष स्टार्ट कहाँ से हुआ? उनका संघर्ष स्टार्ट ही हुआ कैबिनेट से। वो सीधे प्रधानमंत्री को ही सबसे पहले प्रधानमंत्री का बिल फाड़ के ही स्टार्ट कर देते हैं अपना। कभी भी वो बेसिक सीधे अपने माँ की सीट से चुनाव लड़ गए, वहां से चुनाव जीत गए, फिर वहां से भी हार अकेले गए, नहीं, बहुत लोग हैं इस देश में। फिर वापस चुनाव भी हार गए। बीजेपी के 10 लोगों का नाम मैं बता दूंगा आपको। सर, अमेठी से रायबरेली से अगर चुनाव हार जाए कांग्रेस, तो क्या क्यों नहीं उत्तराधिकारी हार सकता? होगा? जब इंदिरा गांधी हार सकती है तो राहुल गांधी क्यों नहीं हार सकते? तो ठीक है, फिर ठीक है, वो भी हार सकती है और स्मृति ईरानी भी हार सकती है, उसमें क्या है? स्मृति चुनाव ईरानी में कोई भी हार सकता है। स्मृति ईरानी जो खुद भी कुछ भी किया, खुद के लिए पॉलिटिकल स्पेस कार्व किया। इनको इतना बड़ा मिला था, इसको उन्होंने श्रिंक करके इतना छोटा कर पॉलिटिकल दिया। लड़ाई में तो मृत्युंजय भाई सब बराबर होता है ना, चाहे मृत्युंजय भाई हो, चाहे स्मृति ईरानी, चाहे राहुल गांधी है। मैं जो फिर से- चुनाव लड़ रहा है वो सब कैंडिडेट है। मैं मान गया। तो आप मुझे एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह पूछेंगे, मैं वो भी मानता हूं। मैं बस बोल रहा हूं प्रॉब्लम क्या है उनकी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज या आम आदमी नहीं है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भले कितना उसको शुगर कोट करते रहे, उस व्यक्ति को एक आम आदमी का प्रॉब्लम, आप नीचे दलित और वो गांव तो छोड़ ही दीजिए, मिडिल क्लास उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। और इसीलिए आप देखिएगा जो इश्यूज वो व्यक्ति उठाएगा, वो पता नहीं क्या इश्यूज है जिससे 100 आदमी इंडिया में कनेक्ट नहीं करता। पूरा बिहार इलेक्शन सर आपने कवर किया है। इसमें आपका लेखक कम बोल रहा है, आपका पार्टी अच्छा, आप कार्यकर्ता बस ज्यादा मुझे बोल एक रहा चीज का आंसर दे दीजिए। पूरा बिहार इलेक्शन जो इन्होंने वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ा और जिसके पीछे पीछे आरजेडी और बाकी पार्टियों को लगना पड़ा, बहुत अच्छा नैरेटिव था, लोग कनेक्ट किए। और किसका नैरेटिव फोर्स किया हुआ था? किसका था? इसी व्यक्ति का था ना। मुझे लास्ट इनका नैरेटिव बता दीजिए और मैं आपको है। और 10 फिर खुद इलेक्शन से गायब दिखे। गायब दिखे ना, मैं आपको इनका 10 लास्ट नैरेटिव बता देता हूं जिसके लिए बहुत पैशनेट थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। राफेल पे इन्होंने बहुत हल्ला किया संसद में, फिर क्या हुआ? राफेल पे सूट बूट की सरकार ने बहुत हल्ला किया ना, फिर क्या हुआ? उस पे ये वोट चोरी वाला ड्रामा किया, पहले ईवीएम किया इन्होंने बहुत साल, फिर छोड़ दिया उसको। इन्हीं के जो एलाइज हो कहने लगे ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर इन्होंने वोट चोरी का पकड़ा, अभी छात्रों की गुंज पकड़ रहे हैं। एक मुझे लास्ट मुद्दा उठाइए जिसको इन्होंने एक्चुअली पकड़ के यहाँ की नब्ज पकड़ी और लोगों के बीच सही में एक ऑर्गेनिक मूवमेंट खड़ा कर पाए। क्या करना नहीं चाहते? इनको लगता है कि नहीं, इनके बस का नहीं है। दो प्रॉब्लम्स है, एक तो समझ नहीं है प्रॉब्लम्स की। जब तक समझ नहीं है तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं क्या इशू पे बात करूं लोगों से। अभी मैं स्पेस टेक की प्रॉब्लम की सॉल्व करने लगूं कि यार स्पेस में बहुत डेब्रीज हो गए, इससे इंडिया का आदमी क्यों कनेक्ट करेगा भाई? उसके दिन की प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, सीजेपी का क्या भविष्य देखते हैं आप? लास्ट के 3-4 सवाल आपसे मोटे मोटे मैं पूछ लूं। देखिए, वो पॉलिटिकल आउटफिट की तरह काम कर रही है, इसीलिए नाउ दे आर आइडेंटिफाइड कि आप ही है बस। मतलब आप पॉलिटिकल फ्रंट है और इसका सोशल या दूसरा जो भी यंगर फ्रंट बोल लीजिए वो है। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा अलग पॉलिटिकल स्पेस कार कर पाएगा, ये मुझे डाउट लगता है। कल को आम आदमी पार्टी की तरह ये भी स्पेस ले सकती हैं? आम आदमी पार्टी का, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी नहीं बनने दिया। आप समझिए इस पूरी चीज को। उन्होंने कहा आप बस वहां पे डिस्कंटेंट पैदा करो सो दैट वी कैन एंटर देयर, तो ये कभी पार्टी बनेंगे ही नहीं बनेंगे। आरक्षण विरोधी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आरक्षण जो मिल रहा है उसको राइट साइज करने में या उसको करेक्ट करने में जो लोग लगे हुए हैं, अगड़ी जाति के कुछ बच्चे लोग लगे हुए हैं, किसी का समर्थन है, किसी का नहीं है। इस आंदोलन को, इस डिस्कोर्स को, बोला आंदोलन छोड़ दीजिए, इस डिस्कोर्स को आगे आप किस स्वरूप में देखते हैं, कहाँ जाता हुआ देखते हैं? कोई सुनेगा, आपकी पार्टी कन्विंस हो जाएगी, सरकार कन्विंस होगी, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स कन्विंस होंगे? सर, अब एक हुआ क्या है ना कि सोशल क्योंकि एक मीडिया, बायस है, जो इस तरह की बात करते हैं उसके खिलाफ बायस है। ठीक है, सोशल मीडिया आने से हुआ क्या है ना कि हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म है टू वॉइस देयर ओपिनियन। ठीक है, तो आप किसी भी ओपिनियन को दबा नहीं पाएंगे, और ओपिनियंस जिसमें लोगों को जेन्युइन फीलिंग है ना या कनेक्टेड है तो लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसका सोल्यूशन एक ही है। आप जब तक उससे भागेंगे तब तक आप एक सेक्शन में डिस्कंटेंट ही रखेंगे। उस पर डिस्कोर्स करिए, उसका डेटा लाइए, उस पर डिस्कशन कीजिए, बेटर सॉल्यूशंस ढूंढिए, तो हर वर्ग बोलेगा कि हाँ दिस इज, ये तरीका है उस चीज को आगे लेकर चलने का। भागते रहेंगे, उससे लड़ेंगे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अभी इस देश में अभी पंजाब में चुनाव होने वाला है, जहाँ पे आपकी पार्टी बिल्कुल अभी तक ठंडा पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के पास अभी 92 या 93 सीट्स हैं आउट ऑफ 117 पंजाब में। यूपी में आपके पास बड़े बड़े नेता हैं, यूपी में आप पिछले 10 साल से हैं। जाति चलेगी, संगठन चलेगा, पैसा चलेगा,
वेलफेयर चलेगा, नेता चलेगा, उम्मीदवार चलेगा, या ये सब फॉर्मूला कोई नहीं चलेगा, सरकार ने जो काम किया है वो दिखाई देगा? दोनों स्टेट अलग अलग है। यूपी में तो मुझे लगता है कि बहुत मैसिव, मतलब कंफर्टेबल कम से कम तो विन आएगा, कंजर्वेटिव होके मैं अगर बोलूँ तो। उसके रीजंस डेवलपमेंट भी हैं, जो काम हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस आए हैं, जो एक क्लैरिटी है गवर्नेंस के थॉट में, वो यूपी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है सिंस इंडिपेंडेंस में, बोलूँगा एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो वो लोग दिखते हैं, खुश दिखते हैं। बहुत सारे डिस्कंटेंट भी हो सकते हैं, छोटी छोटे मुद्दों पे होती हैं, बीच बीच में आते भी रहती हैं, बट मैं लार्जर जब नैरेटिव की बात करूं और फाइनली वोटिंग की बात करूं तो मुझे वहां पे बहुत कंफर्टेबल दिखता है, लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब मुझे अभी बहुत फ्रैगमेंटेड दिखता है पॉलिटिकली। आप भले ही सत्ता में है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन बहुत डिस्कंटेंट है आपके खिलाफ। कांग्रेस का अपना एक बहुत वो भी डिसअरे में है वहाँ पे, इनफैक्ट इंटरनल रिबेलियन है, चन्नी है बोल रहा है तो हम अलग ही जाएंगे, ऐसे भी कांग्रेस की हालत खराब थी। और तीसरा साइड आपका समर्थन न कर दें अब नो कमेंट्स सर। और तीसरा भाजपा एंड अकाली अगर साथ आते हैं, जो डिस्कशंस भी चल रहे हैं, अगर देखते हैं साथ आते हैं तो तो समर्थन कर सकते हैं क्या? मतलब आई डोंट नो, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई इंटरनल इसमें है भी नहीं, और ना मैं वो गेस कर पा रहा हूँ कि क्या होगा, देखते हैं, पता नहीं। और तीसरा आप और बीजेपी का जो फ्रंट है, तो ब्रॉडली ट्रायंगुलर मैं देखता हूँ इसको अभी तक। पंजाब में प्रॉब्लम ये है कि पंजाब मुझे लगता है अपने इंडिपेंडेंस के बाद के इतिहास में अपने वर्स्ट पोजीशन पे है, और ये सिर्फ एक सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ। हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो अक्रॉस द कंट्री, ओनली स्टेट इन इंडिया प्रोबेबली जो एक्टिवली डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइज, स्टेबल भी नहीं है। एग्रीकल्चर की हालत खराब है, और सबसे प्राइमरली पानी के कारण एग्रीकल्चर की हालत खराब है। वाटर टेबल्स बहुत एक्सटेंसिवली डाउन गए हुए हैं। ड्रग्स एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है पिछले 10-15 सालों से, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और वो सब फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो तो हैं ही है। इस हिसाब से आप देखेंगे, इनफैक्ट आज ही मैं डेटा आते समय देख रहा था कि पंजाब अब पर कैपिटा इनकम में नेशनल एवरेज के पास आ गया है। 100 है तो 106 रुपये पे आ गया है, जबकि पंजाब 150 रुपये पे हुआ करता था। तो पंजाब अपने इतिहास में सबसे वर्स्ट पोजीशन पे है, राइट। तो किसी पार्टी को जस्टिफाई करना कि मैं 5 साल बाद भी कोई अगर चेंज नहीं ला पाया हूं और मैं फिर भी मुझे वोट दे, तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो चुनाव में जीतने का। यार कैसे नहीं करते, ऐसा मत करिए आप। बीजेपी, मैं कम से कम ये चीज बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल सकता हूँ, किसी भी स्टेट में चाहे हमें एक सीट आए ना आए, बीजेपी की मेहनत में कमी हो ये मैं कभी नहीं मानूंगा। तमिलनाडु देख लीजिए, राहुल गांधी इतनी मेहनत करें, उनको मेहनत नहीं मानते आप? ठीक है सर, मैं कंटेस्ट ही नहीं करता हूं इसको, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। इस देश में अभी भी सरकार कहती है कि साहब बहुत काम हो रहा है। कल को हमारे और आपके जैसा एक आदमी उठ के जाता है और पंचायत में जाके ऐसे स्कूल ढूंढता है जो इस लायक नहीं है कि जहाँ पे बच्चे बैठ सकें। बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बोलना चाहिए इस सवाल के जवाब में, बहुत आप कौन सा लेखक बोलना चाहिए, और वो बोलना चाहिए जिसने कॉर्पोरेट में काम किया, जो समझता है कि रिच होने का क्या मतलब है और सुखी होने का क्या मतलब है। मैंने ब्यूरोक्रेसी में भी काम किया, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ 1 साल था गवर्नेंस रोल। तो आप बेहतर समझेंगे, इसलिए इस सवाल का जवाब देके जाएगा। और इसमें कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस द गवर्नमेंट, राजस्थान में भी वही हाल है और कांग्रेस शासित राज्यों में भी वही हाल है। तो एक लेखक बोलना चाहिए इस पर। स्कूल्स की हालत एक बहुत वेराइंस है उसमें, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहाँ बैठने की स्थिति नहीं है। बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जिसकी हालत बहुत अच्छी भी है, और बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, बैठने की जगह नहीं है। दूसरा, जो स्कूल्स की हालत है आज, देखिए कभी भी ना किसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के स्टेजेस होते हैं। मैं 30 साल पहले जाता हूं तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या थी इंडियन एजुकेशन में, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था बच्चों को स्कूल लाना, वही 70-80% था। तो हम लोगों की प्रॉब्लम थी कि बच्चे कम से कम स्कूल आ जाए, उसके बाद देखेंगे। तो आपको याद होगा, मुझे याद है बचपन में मैं बोरी लेके अपने स्कूल में जब गांव में गर्मी छुट्टियों में जाता था और बोरी पे पढ़ते थे, और हम लोग सेटिस्फाइड था। हमें उसके आगे का पता ही नहीं था कि स्कूल उससे कुछ अलग भी होता है। एक ही मास्टर थे, सारे बच्चे उसी क्लास में रहते थे और चलता था। तो प्रॉब्लम क्या था कि सारे बच्चे कम से कम जो दलित वर्ग के भी हों स्कूल आए तो सही, बाद में देखेंगे क्या होता है नहीं होता। तो पहला प्रॉब्लम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को सॉल्व किया गया। अभी आप देखेंगे डेटा मोर देन 99% है। फिर हुआ टीचर स्कूल नहीं आते थे, या सिंगल टीचर स्कूल जो बोलते हैं। तो मास्टर जी तनख्वाह उठा रहे, लेकिन मास्टर जी महीना भर से नहीं आए हैं। अभी ज्यादातर स्टेट्स में आप देखेंगे बायोमेट्रिक वगैरह आ गई है, टीचर स्कूल आते हैं। तो मोटा मोटी बिल्डिंग भी आपको स्कूल की दिख जाएगी, वहां टीचर का प्रेजेंस दिख जाएगा, वहां स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान के बाद वो 2 किलोमीटर के रेडियस में भी आ गया। तब जाके फिर आती है कि वहां जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, बेंचेस वगैरह वो हैं या नहीं। बेंचेस भी मुझे लगता है, अगेन असर के रिपोर्ट्स आते हैं, मुझे याद नहीं नंबर्स, बेंचेस भी करीब करीब अब सारी जगह पहुंच गए। फिर हम आते हैं कि अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। जब बेंच है, स्टूडेंट है, टीचर है, तो पढ़ाई क्या हो रही है, क्या वो बच्चा आगे जाके, तो हम लर्निंग लेवल्स की बात करते हैं सर। और जो असर की रिपोर्ट्स आती है कि 5th क्लास का बच्चा है वो 2nd क्लास के सम्स बना पा रहा है नहीं। आप ईयर दर ईयर, और मैं अक्रॉस लाइन्स बोल रहा हूँ,
आप असर के रिपोर्ट्स देखते जाइए कि लर्निंग लेवल्स क्या है, स्टूडेंट्स के इंप्रूव कर रहा है। क्या वो बहुत अच्छे हैं? मैं नहीं मानता हूँ, ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के उसके मच बेटर है। क्या वो अच्छा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन क्या उसके लिए किसी एक व्यक्ति या एक सरकार या मुखिया को जिम्मेदार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पूरे स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उसमें पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ। क्या सिर्फ एक सरकार या मुख्यमंत्री भी ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? जब तक एज सोसाइटी हम उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सारे स्कूल्स की एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, हर सरकारी स्कूल की, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल होगा, 2-3 सीनियर टीचर होंगे और गांव का प्रधान होगा, 2-3 पेरेंट्स होंगे स्कूल्स के, जिसकी बैठ के रेगुलर होनी चाहिए, स्कूल का ऑडिट होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। क्या उसकी मीटिंग्स रेगुलरली होती है? क्या वो जो लोग हैं वो उसके डिसीजंस लेके, मिनट लेके बीडीओ और डीसी के पास जाते हैं कि ये हमारी यहाँ की प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कीजिए? एक लेवल हो गया। क्या वहाँ का बीओ जो है, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो डीईओ है, उसका काम है ऑडिट करने का, क्या वो हो रहा है? और क्या फिर उसको डीसी मॉनिटर कर रहा है? क्या जब हमारे यहाँ विधायक आता है तो हम सड़क मांगने के साथ साथ स्कूल भी उसको विजिट कराते हैं और बोलते हैं स्कूल अगर ठीक नहीं हो तो अगली बार वोट नहीं देंगे? क्या स्कूल एक मुद्दा बन पाता है चुनावों में? नहीं बन पाता है। क्या एमपीज जब आते हैं तो उनके साथ हम इसकी बात करते हैं? तो क्या हमारी सोसाइटल लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ मुद्दों पे गांव में आप देखेंगे, जैसे सड़क के करप्शन में या इन चीज़ों पे, देखिए आप कितना भयंकर लड़ाई हो जाता है, पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाता है। हाँ, कि अरे उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। तो वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी खराब होती है तो क्यों नहीं ये लोग खड़े होते हैं? तो एज सोसाइटी हम लोग उसकी वैल्यू को अभी तक उस लेवल पे नहीं ले जा पाए हैं। जिस दिन हम अकाउंटेबिलिटी मांगने लगेंगे अपने लोकल विधायक से, बोलेंगे कि सड़क मत बनाओ, तुम स्कूल का देखो, स्कूल का 2 रूम और बनाओ, अब देखिए कैसे चेंज होता है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, आप भटकाया आपने मुझे। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा जब आपसे बात करेंगे तो कोशिश करूँगा कि सवाल के आसपास रहा जाए। तब तक कुछ और पानी गंगा में बहेगा, अभी थोड़ा वक्त दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात करने में मज़ा आया होगा। मुझे आपके साथ बात करने में बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ, आपने कार्यक्रम में शिरकत किया। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.